सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर लेकर आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव साबित होने वाला है। मात्र 2 महीना में बेस्ट तैयारी करें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2 मंथ भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा का था, कितना 24 घंटा का। अब 2 मंथ मतलब 60 दिन में समझ जाइए आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा और क्लासेस करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। 2024 में बहुत सारा हेल्प हो सकेगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या है कि फिजिक्स का है। और इससे पहले भी बताया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, तो जाकर वहाँ लाइव सेशन में भी देख सकते हैं और इस वीडियो सेशन में भी जाकर देख सकते हैं। बहुत से पारा हुआ है, समझे। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है, बहुत ही लाजवाब एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको पहले मारे जे भी आए, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर, मतलब जिससे अधिक ताप पर क्या होता है, तो जिससे अधिक ताप पर क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब बोल रहा है कि क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। बाकी चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम में ऐसा ना कि सिर्फ इजी पूछता है, इजी एंड हार्ड दोनों पूछता है। क्योंकि 2018 में जो एग्जाम दिए थे वो बहुत ही टीडियस दिए थे, बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो हम लोग तो देखना है सभी ना, इजी भी देखना है और मतलब कि हार्ड भी देखना है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन होता है, उसका जो व्यंजन होता है वो क्या होता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या सी में क्या बोल रहा है कि यू क्या बोल यू इक्वल टू माइनस बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है लॉरेंज बल का सूत्र से। किससे? तो लॉरेंज बल का सूत्र से, समझे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे तीसरा कितना बोला दोस्तों, क्या बोला कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की, क्या बोला कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ या किसको लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात निग्राहिता कम होनी चाहिए। क्या कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ का जो निग्राहिता होता है वो सबसे क्या होता है, कम होगा ना, तभी अस्थाई रूप से क्या बनेगा, तो चुंबक बन पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चलते हैं आगे चौथा देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है। क्या अक्षीय बोल रहा है और निरक्षीय में जो दोनों का जो बीच का जो कोण होता है लगभग में पूछ रहा है कितना होता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात 11 डिग्री का। कितना? तो लगभग होता है 11 डिग्री के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं पाँचवा के जो क्या बोल रहे दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। पांचवा के तो इस प्रकार से बोल रहा है कि जब कुंडली क्या बोल, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक या दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, क्या दक्षिणी ध्रुव जो दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो कौन सा दिशा में होगा। तो 5 का भी राइट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए, अर्थात बामा बार्थ होगा। क्या बायां साइड हो गया, अर्थात लेफ्ट साइड हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए आवाज़ में थोड़ा सा आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तबियत डाउन हो चुका है मौसम परिवर्तन की वजह से, सर्दी खांसी हो गया। तो आप लोग का शायद आवाज़ अगर दिक्कत हो रहा है तो किसी तरह से मैनेज करके क्लास करते रहिए, बाकी कुछ ही दिन में करीब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए छठा पे क्या बोल रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब चालक में क्या बोल रहा है, धारा उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है, यदि उसमें क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि चालक और चुंबक के बीच क्या बोल रहा है कि अपेक्षित गति हो गया। क्या चालक और चुंबक के बीच जब अपेक्षित गति होगा ना, तो चालक में धारा उत्पन्न किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं सातवां में क्या बोला दोस्तों कि किसी कुंडली से प्राप्त होता है, मतलब किसी कुंडली से क्या प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात क्या निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। मतलब क्या किसी प्रेरण कुंडली से प्राप्त किया जाता है निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं आठवां के तो क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग का शायद छठ है, दिवाली है, तो दिवाली में आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन छुट्टी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। बहुत तक कम बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम कम है, क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होता है और अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर पहुँचने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी को वेस्ट करिए, एग्जाम के लिए इंतजार नहीं बल्कि कोशिश करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले या कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए एग्जाम के लिए
मतलब कि इंतजार नहीं करिए, कोशिश करिए। आठवां बोला क्या कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा क्या, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो कितना होता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों BLV। मतलब क्या उसको बोला था, BLV के। चलिए इसको फुल फॉर्म आगे हम लोग देख पाएंगे। आगे चलते हैं नौवां पे। नौवां के जो क्या बोल रहा है, नौवां बोल के अनेको अन्योन्य प्रेरण क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण। हम पहले भी बता चुके हैं कि मात्रक और बीमा मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनता है सभी को याद कर लेंगे, ताकि मस्ट वेरी 2024 का एग्जाम में काम देगा। कवर के अन्योन्य प्रेरण साथ म्यूचुअल इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो राइट आंसर हो गया हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 10वां पे। 10वां के जो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। 10वां के जो वर्ग निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कौन सा नियम होगा, मतलब उसी से रिलेटेड कौन होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात लेंज का नियम है जो क्या ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, मतलब दोनों में तालमेल बराबर रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, 11वां के तुम में बोरा के बीच क्या चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। चलिए इसको विशेष फोकस किया है, मतलब उसी की तरह से कैमरामैन फोकस करें, उसी को तरह से आप लोग भी फोकस करेगा कि किसी क्या बोला कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बोला नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं हो गया, तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात एच है। जो क्या एच है, जो ये किसका मात्रक होगा, सिर्फ एच दिया गया है और कुछ लिखा हुआ रहता तब तो, लेकिन एच नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। अगला के तुम्हें 12वां पे। 12वां के तो क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दें, देखिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आवाज़ में आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मेरा सर्दी खांसी हो चुका है, तो किसी तरह से मैनेज करिए। आगे बढ़ो 12 में कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता, किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो 12 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र। क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोग कमेंट करते सर लाइव करिए लाइव करिए, तो बहुत जल्द लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा छठ पर्व आ चुका था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो बहुत जल्द लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन 13वां पे, क्योंकि 12वां क्वेश्चन हो गया था। 13वां बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, मतलब क्या बोल रहे ट्रांसफार्मर का जो करोड़ बनाया जाता है वो सबसे जो प्रमुख मतलब उसमें उपयुक्त किया जाता है वो कौन सा पदार्थ है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या मुलायम इस्पात का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने में, जो बहुत ही क्या महंगी मिलती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं। अगला 14वां के जो 14वां क्वेश्चन बोला दोस्तों कि ताप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या बोला कि ताप्त तार एमीटर मापता है। ये पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का मापता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापता है, तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अर्थात का औसत मान मापता है। क्या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है कौन, तो ताप्त तार एमीटर मापता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन बोला कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोड़ गया ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। 15 में बोला दोस्तों कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर अर्थात क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी, क्या प्राइमरी मतलब प्रथम और द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, मतलब क्या कि प्रथम में N1 है और जो द्वितीय में है वो कितना है, तो द्वितीय में N2 है, तब इसमें जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध प्रदर्शित करेगा, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात का N2 ग्रेटर देन 1, मतलब क्या N1 से N2 बड़ा होगा, तो राइट आंसर कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी में, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 16वां पे चलिए फिर से शायद लगता है कि 15वां में आ गया है, तो चलिए टाइपराइटर महोदय जी शायद लगता है कि डबल टाइप कर दिए, तो 15वां की जो चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या बोला कि एक सीधा चालक छड़, क्या बोला एक सीधा चालक जो छड़ है वो पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया, कौन सा साइड, तो पूर्व पश्चिम की ओर क्या क्षैतिज रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्या इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा या किसी भी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या बढ़ जाएगा। क्या होगा, जब इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसको जो सिरा का जो विभवांतर होता है वो क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात क्या होता है, तो बढ़ जाता है। आगे चलते हैं आगे। अगला 16वां के उत्तर पे 16वां क्या बोला दोस्तों, देखिए फिर से आगे क्या मात्रक और मतलब कि यूनिट आई डायमेंशन आ गया हो। मैं बार बार सूचित कर रहा हूँ आप लोग का कि यूनिट आई डायमेंशन से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को कंठस्थ रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि 2024 का एग्जाम में बहुत
इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 15 में बोला कि 16 में बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या होता है, तो टेस्ला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। और इससे जितना भी रिलेटेड है मात्रक और बीमा से सभी को याद कर लेंगे। आगे चलते हैं 17वां पे। 17वां में क्या बोला दोस्तों, 17 में बोला कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, मतलब क्या कि डायनेमो जो कार्य करता है वो कौन सा सिद्धांत पर मुख्य रूप से आधारित है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 18वां पे। 18वां क्या बोल रहा है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वायु का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो कैसा होता है, धनात्मक अर्थात धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है, या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, मतलब निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो 0 के बराबर होता है अर्थात क्या, शून्य। तो कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया था, तो शून्य हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 19वां पे। 19वां क्या बोला दोस्तों, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। बोला कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का जो कलांतर कितना है, तो थीटा है, बीच का कलांतर थीटा दिया गया है। तब शक्ति गुणांक क्या हो गया, इसका जो शक्ति गुणांक होगा उसका मान हम लोग का पूछ रहा है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो होता क्या, कोस थीटा होता क्या। 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन ए अर्थात कोस थीटा होता है। समझे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब 20 में 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी क्या बोल अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, मतलब कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो किसको लाते हैं, स्टील को लाते हैं, नरम लोहा को लाते हैं, या तांबा को लाते हैं, या इनमें से किसी भी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो बता दूं दोस्तों कि 20 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो स्टील का अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वो स्टील का प्रयोग कर, सॉरी अच्छा 20 का पूरा था ना, सॉरी यहाँ स्थायी नहीं, यहाँ अस्थायी दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या, तो ऑप्शन बी होगा नरम लोहा। किसका, तो नरम लोहा को प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में 21 पे। 21 में बोला दोस्तों अपचाई ट्रांसफर बढ़ाता क्या, अपचाई जो ट्रांसफार्मर है वो बढ़ाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर किसको बढ़ा पाता है, धारा को या वोल्टता को या वाट को, या इनमें से किसी को नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों धारा को। क्या अपचाई जो ट्रांसफार्मर है वो किसको बढ़ा पाता है, तो धारा अर्थात रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 22 पे। 22 में क्या बोला दोस्तों, 22 में बोला कि एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है, मतलब किससे इसका जो संबंध है वो किसके साथ बनाया जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, अर्थात क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लीजिए, और उसको पहले आप लोग VBI मार लीजिए। समझे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साबित होने वाला है फॉर एग्जाम 2024 के लिए। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के दे देता है ना, तो लगता है कि ऐसा तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ा हुआ रहता है, फिर भी एग्जाम में से आकर रूम पे मिलाते हैं तो बोल देंगे सर इस तरह ऐसा तो याद था लेकिन आते आते गड़बड़ा गए। बाकी चलते हैं आगे 23 पे। 23 में क्या बोल रहा है, 23 में बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव प्रमुख होता है। क्या, प्रत्यावर्ती धारा का जो उष्मीय प्रभाव है वो किस तरह से अपना जो इफेक्ट पर प्रभाव दर्शाता है। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात का जूल उस्मन। क्या होता है, जूल उस्मन अपना प्रभाव दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो कितना डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 0 डिग्री के। क्या, 0 डिग्री के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 25 पे। देखिए आप लोग गर्दा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ रहे कि इसमें टाइम लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए, इसी तरह का आप लोग कमेंट करते रहना है। 25 में बोल रहा है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है, मतलब कि संधारित्र का शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है। तो 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 0 डिग्री के बराबर। देखिए 24 में क्या बोल रहा है, 24 में बोल रहा था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, तो ये भी कितना होता है, 0 होता है। और आगे बोला 25 में कि संधारित्र का शक्ति गुणांक, तो ये भी कितना होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन दोनों का क्या हो गया, तो बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या बोला दोस्तों कि एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, कौन सा और अलग नाम से जानते हैं, दोलनी परिपथ के नाम से, या अनुगामी परिपथ के नाम से, या असैथिल्य परिपथ के नाम से, या इनमें से किसी नहीं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए अर्थात दोलनी परिपथ के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं
7 पे 27 में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए आपका दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि प्रतिबाधा क्या इम्पेडेंस मतलब प्रतिबाधा का एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए मतलब 1 से 27 तक पहुँचते पहुँचते करीब 4 से 5 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जो मात्र एसआई मात्रक से आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसआई मात्रक और बीमा से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को एक बार कन्फर्म रूप से याद कर लीजिए, समझे। तो यहाँ पूछ रहा है प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बता दूं कि प्रतिबाधा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है ओम, क्या ओम के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 28 पे। 28 में बोला कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। क्या शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है, मतलब कितना से कितना डिग्री के बीच में क्या अपना बदलती रहती है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, अर्थात 2 और 2.5 के बीच। क्या 2 और 2.5 के बीच क्या है शक्ति गुणांक अपना परिपथ मतलब क्या बदलती रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए 29 पे। 29 में बोला कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चलिए फिर से वही वाला आ गया क्या कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पीछे क्या हम लोग देखें तो नरम लोहा, तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 29 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात नरम लोहा को प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 30 पे। 30वां क्वेश्चन पे। 30वां बोला कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर फाई, क्या बोला कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन लगता क्या है तो रिपीट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला भी हम लोग पीछे अभी देख पाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया, अर्थात का कोस थीटा हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 31 पे, अर्थात 31वां क्वेश्चन पे। 31 में बोला कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में से आधारित है। किस पे आधारित है। कोणीय सम्यक संरक्षण पर आधारित है, या स्व प्रेरण पर आधारित है, या अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है, या संवेग संरक्षण पे आधारित है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन बी, अर्थात स्व प्रेरण पे आधारित है। चलिए क्वेश्चन को फिर से देख ले, क्या बोल रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में से आधारित है। किस पे आधारित है तो स्व प्रेरण पे आधारित है, समझे। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। 32 में क्या बोल रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर क्या परिमापित में कुंडलियों में फेरों की संख्या मतलब क्रमशः N1 तथा द्वितीय में N2 है। चलिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या हो गया, लेकिन रिपीट वाला क्वेश्चन है लेकिन जो ऑप्शन इसका है वो चेंज है, ऑप्शन वो वाला नजर नहीं आ रहा है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, तो 32 का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी, अर्थात क्या N1 से बड़ा हो गया N2। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 33 पे। बोला कि युक्ति जो वोल्टता को देता, क्या वोल्टता को क्या बढ़ा देता मतलब इंक्रीज कर देता है, उसको क्या कहते हैं। प्रतिरोध कहेंगे, या अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, या सिर्फ ट्रांसफार्मर कहेंगे। क्या बोले युक्ति जो वोल्टता अर्थात ना बोलता है कि वोल्ट बहुत कम दिया हुआ है, वही वोल्टता को जो बढ़ाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या अपचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को बढ़ा देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 34 पे। 34 पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप लोग को सही से दिखाई देवे। 34 में क्या बोल रहा है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये तो पता क्या कि चौक कुंडली का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा धारा को, एसी को या डीसी को, या एसी और डीसी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। एसी का तो पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का क्या होता है डी मतलब कि डायरेक्ट करंट। तो 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो गया, साथ क्या केवल एसी परिपथ में क्या केवल अल्टरनेटिव करंट में क्या किया था तो चौक कुंडली का व्यवहार किया जाता है क्या धारा को नियंत्रित करने के लिए केवल एसी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 35 पे। 35 में क्या बोला दोस्तों कि अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। चलिए इसको अब हम HW दे दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग हमको याद नहीं रहा है HW देने के लिए, तो इसको हम HW दे दिए हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। और पिछलका जो HW दिए थे वो बहुत अच्छा से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, थैंक्स वेरी गुड वेल डन। और इसी तरह से आगे भी कमेंट HW दे दिया गया, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, समझे। बाकी चलते हैं आगे बस समाप्त हो गया। मात्र 35 ही क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF के लिए क्या PDF के लिए बता दूँ कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर मैसेज कर देंगे, या इस वीडियो को जितना भी वीडियो पढ़ा हुआ एक भी वीडियो में कोई भी अपना समस्या का कमेंट कर देंगे तो इसका समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बाकी सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।